अरे यार क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था काइनेमेटिक्स की इंट्रोडक्शन को। तो उसमें हमने देखा था कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायमेंशंस अब क्यों इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशंस को बिना स्टडी किए हम काइनेमेटिक्स को स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। तो डायमेंशंस का हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब भी हम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे तो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के काम करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूं, पर ऐसे एक ऑब्जेक्ट को स्टडी करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बड़े सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं इस सिस्टम को स्टडी करूंगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा रिप्रेजेंट करने में भी और स्टडी करने में भी। तो इसलिए मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं कि इसमें हमारा कंसेप्ट जो है वो इजी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता हूं एक पॉइंट से जिसका नाम है ए, अब मैं उसकी पोजीशन बताना चाहता हूं तो मैं उसको आराम से एक पोजीशन बता सकता हूं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं डायमेंशंस को, फिर मैं आपको बता दूंगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या रोल है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 1D। 1D का मैंने ये बनाया हुआ है सामने, तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन सेकंड चीज क्या है, एक मैंने बता दिया आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट, सेकंड क्या है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन डिपेंड करता है कि मैं किस डायमेंशन में बात कर रहा हूं और क्या मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं ए से बी तक देखना चाहता हूं, कोई ऑब्जेक्ट मेरा ए से बी तक को मूव किया, तो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी थी, मान लो x1 थी। अब वो बी तक चला गया तो उसकी डिस्टेंस मान लो x2 हो गई। तो जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना हुआ, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो मैं क्या बताना चाहता हूं इधर कि जो मैं x2 और x1 मेजर कर रहा हूं, x2 और x1 जो मैं मेजर कर रहा हूं वो मैं मेजर कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो एक मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और सेकंड मेरा ओरिजिन इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट कि मैं किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजीली रिप्रेजेंट कर सकूं, और ओरिजिन मेरा कि कहां से मेरे को मेजर करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं 2D की बात कर लेता हूं, ये मेरा 1D में रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, 2D में मेरा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ऐसे। इधर मैं एक x की बात करूंगा, एक y की बात करूंगा, मेनली मैं एक प्लेन की बात कर रहा हूं। कोई भी प्लेन हो सकता है हमारा, ये मैंने ऊपर को प्लेन बनाया जैसे मेरा बोर्ड है इधर, पर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह भी बात कर सकता हूं। उसमें मैं कौन से डायमेंशन ले सकता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूसरा प्लेन बना के दिखाता हूं तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो इसमें आप कोई भी फील करो पार्ट, तो ये आप ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की। ठीक है, ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ प्लेन्स बन सकते हैं। अब मैं बात करता हूं 3D की। तो 3D में मेरे पास आ जाएंगे 3 डायमेंशंस, x, y और z। अब मैं कोई भी पॉइंट मान लेता हूं P। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग डिस्टेंस की सारी हर जगह से मेजर करूंगा। फॉर एग्जांपल इधर से लेके इधर तक इसकी डिस्टेंस मान लो 2 है, तो मैंने क्या मान लिया, x नॉट इज इक्वल टू 2। नॉट मैं इसलिए लगाता हूं कि मेरी इनिशियल कंडीशन ये है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बात करता तो मैं इसको x नॉट बोल सकता था और इसको मैं x1 भी बोल सकता था, पर ये हमने डिस्टेंसेस की बात कर लिया यहाँ पर,
तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूं, x1 डैश, क्योंकि मैंने ये पहले ऑलरेडी डिस्टेंस मान लिया हुआ है, तो मैं सेम चीजें रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने x0 इज इक्वल टू 2 मान लिया। अब इसको मैं पूरा एक क्यूब बना दूंगा। मान लो कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है, यहां से अगर मैं देखूंगा तो यहां पर आएगा। मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूं, तब आप समझ जाओगे। ठीक है, ये मेरा बन गया इस पॉइंट का कि कहां पर ये पॉइंट है। एक्चुअली मैं ये वाला पॉइंट नहीं मानूंगा, इसमें मैं ये वाला पॉइंट मानूंगा। ठीक है, मैंने गलत बना दिया था थोड़ा सा, तो ये डिस्टेंस पे इधर तक हो जाएगा, इधर तक हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, यहां से यहां तक मैंने मान लिया 2 है कि वो x में कितना ट्रेवल किया, 2 को ट्रेवल किया। y में कितना ट्रेवल किया, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, वो कितना है, मान लो मैंने 3 मान लिया, तो y0 कितना हो गया, 3 हो गया। और z पे कितना ट्रेवल किया, मतलब अगर मैं इस प्लेन से देखूं तो इधर से लेके, जैसे मैं यहां से भी बता सकता हूं, ये कितना डिस्टेंस है, मान लो 1 है, तो z0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये मैं जब भी मैं किसी एक पॉइंट को देखूंगा, मैंने कोई भी डिस्टेंस देखी तो मैं एक प्लेन को एज्यूम करूंगा। जैसे अगर मैं x डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूं, अगर मैं x डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूं तो मैं yz प्लेन से देखूंगा। अगर मैं y0 मेजर करना चाहता हूं तो मैं xz प्लेन से देखूंगा। और अगर मैं z0 मेजर करना चाहता हूं तो मैं xy प्लेन से देखूंगा। कैसे, x0 इज इक्वल टू 2 मैं किससे देख रहा हूं, yz प्लेन से, तो yz प्लेन मेरा ये जो इधर को निकला हुआ बाहर, यहां से मैं देख रहा हूं कि x मेरा कितना, ये मेरा जो पॉइंट P है ये मेरा हवा में है, यहां पर है, बाहर को है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि इस प्लेन से जो बाहर को निकला हुआ है, यहां से मेरा पॉइंट P की कितनी दूरी है, तो वो कितनी है, 2 है। अब मैं अगर मैं y0 इज इक्वल टू 3 देखना चाहता हूं तो मैं किससे देखूंगा, एग्जैक्ट प्लेन से। एग्जैक्ट प्लेन कौन सा है, एग्जैक्ट प्लेन ही नीचे वाला है, तो ये जो नीचे जो बाहर को निकला हुआ है ये वाला प्लेन, ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट प्लेन है, ये वाला जो आपको बाहर को दिख रहा है। अब यहां से मैं ऊपर को देखूंगा, तो इस प्लेन से अगर मैं ऊपर को देखूं तो मेरा पॉइंट तो हवा में है, यहाँ पर है पॉइंट मान लो, तो यहाँ से जब मैं ऊपर को देखूंगा, जो मेरा प्लेन बाहर को आ गया, इधर से मैं ऊपर को देखूंगा तो मेरे को कितना दिखेगा, 3। अब मैं अगर z0 देखना चाहता हूं तो z0 मैं कहां से देखूंगा, z0 किस प्लेन से देखेंगे हम, xy प्लेन से देखेंगे। xy प्लेन कौन सा है, जो बोर्ड है मेरा, तो अगर मैं बोर्ड से बाहर आऊं, ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट मेरा यहाँ पर था, अगर मैं बोर्ड से यहाँ तक को डिस्टेंस देखूंगा वो कितना बनेगा, 1। तो ये मेरा बन गया xy प्लेन से z0 का डिस्टेंस। तो ऐसे मैं 3D देख सकता हूँ। 2D तो सिंपल ही है कि x, जैसे मान लो इधर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, P पॉइंट का डिस्टेंस देखना है तो x में 2 ट्रेवल किया, y में ये 2 ट्रेवल किया, तो इधर देखना आसान हो जाता है 2D सिस्टम में। 3D में देखना औखा होता है, इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि आपको एक प्लेन से देखना होगा। तो ये हो गया डायमेंशंस के बारे में। अब हम इसके बाद देखेंगे कि मोशन कौन से टाइप के होते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन। तो 3 टाइप के मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, अगर एक मैं बॉडी बना दूं, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो मोशन होने वाला है ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है कि मेरे पास कोई भी बॉडी में 2 पॉइंट मान लूंगा, ए बी, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा। अब ये वाले 2 पॉइंट जो मैंने ज्वाइन किए, ये जो लाइन बनी,
ये हमेशा पैरेलल रहनी चाहिए, जितनी भी ये बॉडी कहीं भी मूव कर रही है उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ पर है, तो ए बी, अभी देखो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्यों? क्योंकि बॉडी स्ट्रेट जा रही है। अगर हम बॉडी ऊपर भी ड्रॉ कर दो, ए बी, तो इधर मैं देख सकता हूं कि ए बी पैरेलल ए बी, या फिर इसको ए टू बी टू कह लो, उसको ए वन बी वन कह लो, ए वन बी वन, ए टू बी टू, तो ये पैरेलल है। तो ऐसा मोशन कहां पर पॉसिबल है? ऐसा मोशन केवल स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी यहां तक पहुंचनी होगी तो उसको रोटेट करना पड़ेगा। अगर बॉडी रोटेट हो जाती है, जैसे ही रोटेट हुई तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जो हमारा ए बी है वो नॉट पैरेलल टू ए वन बी वन हो जाएगा। जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, 2 पॉइंट लिए थे उनसे पैरेलल ही होना चाहिए। तो ये पैरेलल नहीं होगा तो मतलब बॉडी ट्रांसलेशन नहीं रही। तो थ्रू आउट जितना भी टाइम तक मैं बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, पूरे उतना टाइम तक बॉडी के ये दोनों पॉइंट्स पैरेलल ही रहने चाहिए। अगर वो पैरेलल नहीं है तो बॉडी ट्रांसलेशन नहीं है। तो क्या मतलब, बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है। इस केस में कभी भी बॉडी अगर ऊपर, जैसे मैंने ड्रॉ तो कर दिया पर ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव कर पाएगी। ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेशन। अब हम देखेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जैसे नाम से क्लियर है कि रोटेट करेगा, तो बॉडी को ही मेरी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये मैंने बॉडी मान ली, ये मैंने मान ली एक्सिस, एक्सिस बॉडी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो मेरा रेडियस है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें ना कुछ और ज्यादा पॉइंट्स मान लूंगा, ये मैंने पॉइंट्स मान लिए। अब ये अलग अलग पॉइंट्स एक डेफिनेट सर्कल में रोटेट करेंगे। हर पॉइंट का अपना अपना एक सर्कल बनेगा। ठीक है, ये बॉडी पूरी, जैसे कोई बॉडी है, जैसे मान लो एक कैप ही है, ये चीज है, ये मैं एक्सिस मान रहा हूं, ये मैं बॉडी मान रहा हूं, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे। ठीक है, तो ये रोटेट कर रही है, मैंने डायरेक्शन मान ली कि ये इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो पीछे से निकलेगी आगे को, पीछे से निकलेगी आगे को, तो मैं रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ। पीछे से निकली और ये आगे को गई, ये पीछे से निकली और ये आगे को। ठीक है, ऐसे ऐसे इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स रोटेट कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी भी ऐसे रोटेट कर रही है। तो अगर जब ये सारे रेडियस कांस्टेंट रहते हैं, तो ये पार्टिकल जो भी रोटेट कर रहे हैं ये अपने अपने क्या बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। ये सर्कल्स का रेडियस का रहने वाला है कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया मेरा रोटेशनल मोशन। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का रेडियस मेजर करके उनका सर्कल बनाऊंगा, तो वो सर्कल अगर कांस्टेंट रहते तो मेरा रोटेशनल मोशन बन जाएगा। ये रोटेशनल मोशन एक और तरीके से भी हम बना सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं मान लूं ये एक्सिस है और बॉडी भी एक्सिस के ऊपर ही है, तो बॉडी रोटेट कैसे करने वाली है? जैसे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, जस्ट वैसे बॉडी रोटेट करेगी। तो अब क्या करेंगे सर? तो अब क्या करना है, अब हमें इसी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले लेने हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, वही का वही सेम प्रोसीजर चल रहा है, R1, R2, R3, R4। ठीक है, इसका अपना सर्कल बनेगा, ये वाला अपना सर्कल बनेगा, इसका अपना सर्कल बनेगा और ये अपना सर्कल बनेगा। ठीक है, ये रेडियस सेम नहीं रहा इधर, ये ऐसे। समझ गए हो गया आप? तो ये अपना अपना सर्कल, इनका कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा और बॉडी अपनी एक्सिस पे इस बार रोटेट कर रही है। तो ये दो तरीके से रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। या तो फिर एक्सिस उसी बॉडी में होगी, या तो फिर एक्सिस बॉडी के बाहर भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया रोटेशनल मोशन। अब हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है कि टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन होता है। फॉर एग्जांपल हम पेंडुलम का केस ले सकते हैं। इधर ये मैंने इधर किसी जगह पे अटैच कर दिया एक थ्रेड को, नीचे मैंने कोई चीज बांध दी।
अब अगर मैं इसको, अगर तो यहाँ पर पड़ा हुआ है फिर तो यहाँ पर ही पड़ा रहेगा, फिर ये केस आएंगे ही नहीं दोनों। अब मैं इसको क्या करूंगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको क्या बोल सकता हूं मैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने इधर को किया और इधर मैंने उसको पकड़ लिया। अब जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप ही पहले इस पोजीशन पे आएगा, फिर इधर चल जाएगा, फिर इधर से वापस आएगा और इधर, और ये वाला मोशन कंटिन्यू हो जाएगा, जिसको हम पेंडुलम मोशन भी बोल सकते हैं या फिर हम वाइब्रेशनल मोशन भी बोल सकते हैं। मतलब एक ही पोजीशन पे अगर चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसको मैं वाइब्रेशनल मोशन बोल देता हूँ। अब इसमें मैं कह सकता हूँ कि अगर ये यहाँ तक गया तो ये यहाँ पर आगे रुका क्यों नहीं, ये आगे क्यों चला गया। तो ये इसमें आता है कॉन्सेप्ट इनर्शिया का। इनर्शिया कैसे कॉन्सेप्ट आता है, जब ये बॉडी मैंने यहां से छोड़ी तो बॉडी यहां पर रुक जानी चाहिए थी क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे को है, पर बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट यहां वापस ऊपर गई। वो कैसे गई, क्योंकि बॉडी का इनर्शिया क्या कह रहा है कि मैंने मोशन में ही रहना है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन इधर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वाइब्रेशनल मोशन। जो इनर्शिया मोशन है ये हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैंने आपको यही बताना था कि ये तीन मोशन किस तरीके से दिखते हैं और हम किस तरीके से इनको स्टडी कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे।